Okay, dear students, now we will discuss Unit 4A part Directive, Non-Directive and Eclectic Approaches to Counseling. ये approaches भी हैं counseling की, ये theories भी हैं counseling की, ये schools of thought भी हैं counseling की. अब पहले आप general meaning समझिए कि directive, non-directive और eclectic क्या है. देखिए जो डायरेक्टिव अप्रोच है उसमें काउंसलर का रोल ज़्यादा है, काउंसलर सेंटर्ड है वो, और इंडिविजुअल हेल्प सीख करने नहीं आता, काउंसलर खुद से हेल्प देता है और इसमें काउंसलर का एक्टिव रोल है. तो वो डायरेक्शंस दे रहा है काउंसली को कि कैसे उसने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उसको हम डायरेक्टिव काउंसलिंग कह रहे हैं. और इसमें हम ज़्यादा जोर जो है वो प्रॉब्लम के ऊपर देते हैं, प्रॉब्लम सेंटर्ड है और काउंसलर सेंटर्ड है. उसके बाद एक्लेक्टिक अप्रोच है. एक्लेक्टिक अप्रोच में उसके बाद नॉन डायरेक्टिव अप्रोच है. नॉन डायरेक्टिव अप्रोच के बीच में हम ज़्यादा जो फोकस है वो क्लाइंट के ऊपर करते हैं. वो क्लाइंट खुद से हेल्प मांगता है, हम देते नहीं है, वो मांगने आता है हेल्प, और हम उसके ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं क्लाइंट पर. इट इज़ क्लाइंट सेंटर्ड एंड इट इज़ नॉट सेंटर्ड ऑन द काउंसलर और द प्रॉब्लम. जैसे डायरेक्टिव में तो हम काउंसलर को ज़्यादा रोल दे रहे हैं एक्टिव, और प्रॉब्लम पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं. इसमें हम काउंसली पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, उसके इमोशनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं. अब एक्लेक्टिक एक मिडवे पाथ है. मिडवे पाथ है मतलब काउंसली आया है आपके पास काउंसलिंग लेने के लिए, आप उसको खुल के अपनी बात कहने देते हो, उसकी समस्याओं को सुनते हो. उस स्टेज पे आप नॉन डायरेक्टिव अप्रोच यूज करते हो, जहाँ पे आपको लगता है कि काउंसली जो है वो अनएबल है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या उसकी जो है प्लान ऑफ एक्शन गलत चल रहा है लाइफ में समस्या को डील करने के लिए, वहाँ आप शिफ्ट कर जाते हो डायरेक्टिव अप्रोच पे. तो यू कीप ऑन लिंगरिंग बिटवीन डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव, एक मिडल सा पाथ आप यूज करते हो, तो वो एक्लेक्टिक है. अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं. डायरेक्टिव काउंसलिंग देखिए, इसका मेन E.G. विलियमसन जो है उसने इस स्कूल ऑफ थॉट को बहुत प्रोपिगेट किया, एक्सपोनेंट था वो इस स्कूल ऑफ थॉट का. और ये वाली जो काउंसलिंग है इसको हम प्रिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं. जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बनाता है, आपको कोई बीमारी है, डॉक्टर लिख के देता है RX मीन्स यू हैव टू टेक दिस, ये मेडिसिन सुबह शाम, ये आफ्टरनून में, ये रात को. वो इस तरह से आपको एक लिस्ट बना देता है दवाइयों की, कब कब लेनी, कौन सी पोटेंशियल की दवाइयाँ लेनी है. व्हेन यू फॉलो दैट स्लिप स्ट्रिक्टली यू आर एबल टू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम. उसी तरह से यहाँ पे काउंसलर जो है वो आपके लिए प्रिस्क्रिप्शन तैयार करता है कि आपने ये करना है, इस तरह से समस्या को सॉल्व करना है, इस तरह से रिएक्ट करना है, इस तरह से बिहेव करना है. तो वो आपको हदायतें देगा और वो डायरेक्शंस आपको फॉलो करनी है. इसलिए ये डायरेक्टिव काउंसलिंग है, इसको प्रिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं. और क्योंकि काउंसलर का ज़्यादा रोल है, इसको काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग भी कहते हैं. उसके बाद इसकी एजम्पशंस हैं. पहली एजम्पशन है कि ये प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करता है. दूसरी एजम्पशन ये है कि हम मानते हैं कि काउंसलर जो है समस्या को सॉल्व करने में ज़्यादा सक्षम है in comparison to the counselee. He is more capable than the counselee. उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे कि काउंसलिंग जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, इमोशनल प्रोसेस नहीं है. उसके बाद हम स्टेप्स की बात कर रहे हैं. स्टेप्स इन डायरेक्टिव काउंसलिंग, या काउंसलर का क्या रोल है काउंसलिंग में. देखिए पहले स्टेप पे क्या करता है काउंसलर इंडिविजुअल के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ टेस्टिंग नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स गैदर कर लेता है. उसका फिजियोलॉजिकल मेकअप क्या है, उसका साइकोलॉजिकल ट्रेट्स क्या है, क्या इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, एबिलिटीज़ हैं, क्या उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, ये सारा बैकग्राउंड किससे आ रहा है, वो सारा डाटा इकट्ठा करेगा और उस डाटा का विश्लेषण करेगा. विश्लेषण करने के बाद फिर उस डाटा को समराइज करेगा ताकि उसको यूजफुल कंक्लूजन्स मिल सकें अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द इंडिविजुअल, अबाउट हिज सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और अबाउट हिज साइकोलॉजिकल मेकअप, कि उसका क्या सोचने का ढंग है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, और क्या उसको कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, क्या उसकी कोई डिसेबिलिटीज़ हैं. वो सारा उस चीज़ को वो सिंथेसाइज कर लेगा इंफॉर्मेशन को. उसके आधार पे अब जो उसके पास डाटा इकट्ठा हुआ है और जो प्रॉब्लम आके उसको काउंसलिंग ने बताई है, उन दोनों को मैच करते हुए वो एक डायग्नोसिस तैयार करेगा, इसकी प्रॉब्लम है क्या.
जो उसके पास क्लाइंट है उसकी प्रॉब्लम के बारे में डायग्नोस करेगा और उस प्रॉब्लम की प्रोग्नोसिस यानी फ्यूचर डेवलपमेंट उस प्रॉब्लम की क्या हो सकती है, कि अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना किया जाए तो वो कहाँ तक प्रॉब्लम जो है बढ़ सकती है। अब डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस के आधार पे बेस के ऊपर ही विल प्रिपेयर अ ट्रीटमेंट और ही विल गिव हिज काउंसलिंग। अब ट्रीटमेंट के दौरान काउंसली के साथ एक अच्छा सा जो है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेगा। डाटा के आधार के ऊपर जो उसने डाटा इकट्ठा किया हुआ है वो अपनी इंटरप्रिटेशंस रिगार्डिंग द प्रॉब्लम जनरेट करेगा। उसके अलावा वो असिस्ट करेगा स्टूडेंट को कि वो अच्छा से एक प्लान ऑफ एक्शन बना पाए जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और जहाँ पे ज़रूरत है काउंसलर उसे और कहीं किसी और काउंसलर के पास भी रेफर कर सकता है। अगर उसको लगता है एरिया ऑफ प्रॉब्लम जो है उसकी एक्सपर्टाइज कहीं और पे है तो उसको रेफर कर देगा, भेज देगा वहां पे। तो ये एक ट्रीटमेंट का ढंग हो जाएगा। और नेक्स्ट इसमें 6th पॉइंट जो है डायरेक्टिव काउंसलिंग में वो है फॉलो अप। वंस आपने इंडिविजुअल को काउंसिल कर दिया, उसको प्लान ऑफ एक्शन बनवा दिया, उसको बता दिया कि निर्देश दे दिए ना, इस तरह से करो इस तरह से करो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो उसके बाद आप फॉलो अप जरूर करोगे। इसमें फॉलो अप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि क्या क्लाइंट आपके बताए हुए प्रोसीजर से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाया और किस हद तक सॉल्व कर पाया, इसकी आप फॉलो अप करोगे। फिर आप एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस पढ़ लोगे, ये इजी ही है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इट विल मेक द रिकॉर्डिंग वेरी लॉन्ग। नाउ लेट अस कम टू द नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है वो परमिसिव भी कहते हैं उसको काउंसलिंग, उसको क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग भी कहते हैं। अब देखिए क्लाइंट सेंटर्ड क्यों है, क्योंकि इसमें हम क्लाइंट की जो इंडिपेंडेंस है, क्लाइंट की जो फ्री विल है उस पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं। परमिसिव इस सेंस में कि हम उसको फ्रीडम देते हैं। परमिसिव काउंसलिंग इसलिए कह रहे हैं कि हम क्लाइंट को इसमें फ्रीडम दे रहे हैं, तो इसलिए ये परमिसिव भी है, प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये परमिसिव है। क्योंकि डायरेक्टिव जो थी वो प्रिस्क्रिप्टिव थी, उसमें फ्रीडम कम थी। इसका जो मेन एक्सपोनेंट है वो कार्ल रॉजर्स है, जिसने इस स्कूल ऑफ थॉट को बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट किया। अब इसकी देखिए एजम्पशंस क्या हैं कि क्लाइंट की इंडिपेंडेंस और उसकी इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनल एस्पेक्ट्स को ज़्यादा जोर देंगे। डायरेक्टिव में हमने इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स को जोर दिया था, इसमें हम इमोशनल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। इस तरह का हम एटमॉस्फेयर जनरेट करेंगे जब क्लाइंट हमारे पास आता है कि क्लाइंट अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाए। उस पर कुछ भी थोपा नहीं जाएगा, कुछ भी डायरेक्शन उस पर जो है बंदिश नहीं लगाई जाएगी कि उसने किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसको अपनी फ्री विल से प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्लान बनाने दिया जाएगा। और इसमें जो है काउंसलर इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है कि इंडिविजुअल वॉलंटरी चॉइसेस बना पाए अपने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए। क्या उसने फ्यूचर में अचीव करना है, कैसे उसने हाउ ही हैज़ टू गो अबाउट सॉल्विंग हिज प्रॉब्लम्स एंड हाउ ही हैज़ टू गो अबाउट एडजस्टिंग हिमसेल्फ इन द एनवायरनमेंट, इसके लिए हमने उसको वॉलंटरी चॉइसेस के लिए प्रिपेयर करना है। सो ये एजम्पशंस हैं नॉन डायरेक्टिव की। अब इसमें देखिए क्या स्टेप्स हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्लाइंट खुद से आएगा हेल्प लेने के लिए, आप हेल्प देने के लिए खुद नहीं जाओगे। सो काउंसली का बहुत रोल है इसमें, ही विल कम फॉर सीकिंग द हेल्प। फिर काउंसलर जो है वो सिचुएशन को डिफाइन करेगा कि क्या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है देखिए, और उसके लिए एक एटमॉस्फेयर जनरेट करेगा जिसमें खुल के क्लाइंट अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। और सारी काउंसलिंग के प्रोसीजर के दौरान जो काउंसलर है उसने बड़ा ही सिंपथेटिक रहना है, फ्रेंडली रहना है, ताकि फ्री एक्सप्रेशन या फ्री विल जो है क्लाइंट की उसको बढ़ावा मिल सके, उसको हम ज़्यादा मोटिवेट कर पाएँ कि वो अपने बारे में खुल के हमें बताए। इसमें अंडरस्टैंडिंग का भी बहुत ज़्यादा रोल है। काउंसलर ने काउंसलिंग की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है और उसकी फीलिंग्स को एज सच एक्सेप्ट करना है, उसको नेगेटिव पॉजिटिव क्लासीफाई नहीं करना। अब जो भी क्लाइंट ने अपनी नेगेटिव फीलिंग्स बताई हैं
उनको काउंसलर ने अटेंशन पे करनी है। कहना नहीं है कि तू यहाँ पे गलत है, ये फीलिंग्स ये एटीट्यूड तेरा गलत है, नो वो डायरेक्टिव में होता है। नॉन डायरेक्टिव में हमने उसको खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करने देना है। अब उसमें वो अपनी नेगेटिव फीलिंग्स भी बताएगा, पॉजिटिव फीलिंग्स भी बताएगा। जो भी नेगेटिव फीलिंग्स वो बता रहा है हमने उस पे फोकस करना है और उससे हमने अपनी फीलिंग्स को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कैसे जाना है इसके लिए हमने उसको हेल्प करनी है। सो उसका एटीट्यूड बदलना है विद द हेल्प ऑफ सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ इनसाइट। ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि इंडिविजुअल खुद से रियलाइज करे कि नहीं यहाँ पे मैं गलत हूँ एंड आई हैव टू थिंक पॉजिटिवली और फील पॉजिटिवली। तो इंसाइट इनटू एक्शन जो है वो डेवलप करना है। काउंसलर ने हेल्प किया है क्लाइंट को अपने लिए जो अंतर झात कहते हैं आप पंजाबी च कि अंतर झात मारनी है और अंतर झात मार के अपने आप ਨੂੰ एनालाइज करना है कि कित्थे मैं सही हाँ कित्थे गलत हाँ और मैं किस तरीके नाल अपनियां गलत फीलिंग्स ਨੂੰ सही ਦੇ ਵਿੱਚ बदल सकता हाँ और समस्या ਦਾ हल आप ਲੱਭ सकता हाँ। ओके अब नेक्स्ट इसमें स्टेप है कि पॉजिटिव स्टेप्स लेने हैं टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। अब हमने क्लाइंट को प्रिपेयर करना है कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पॉजिटिव स्टेप्स ले, उसको मोटिवेट करना है पॉजिटिव फीलिंग्स जनरेट करने के लिए और उसको देखिए बेसिकली हमने इंडिपेंडेंट बनाना है। डायरेक्टिव में ये वाला एलिमेंट नहीं है। डायरेक्टिव में काउंसली हमेशा ही काउंसलर पे डिपेंडेंट रह जाता है। यहाँ पे हमने उसको इतना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए प्रिपेयर कर देना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करवा देनी है कि वो फ्यूचर में आपसे हेल्प लेने के लिए कम से कम बार आए। हमने उसको डिपेंडेंट नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट बनाना है। अगेन यू कैन गो थ्रू द एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। ये आपको समझ आ जाएंगी बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन द डिस्कशन विच वी हैव डन जस्ट नाउ। अब थर्ड टाइप पे आ जाइए, एक्लेक्टिक काउंसलिंग। एक्लेक्टिक काउंसलिंग की अप्रोच देखिए क्या है, पहले इसका डेरिवेटिव मीनिंग समझिए। एक्लेक्टिक का मीनिंग क्या है? एक्लेक्टिक मीन्स डिराइविंग आइडियाज, स्टाइल और टेस्ट फ्रॉम ब्रॉड एंड डाइवर्स रेंज। कि आप अपने विचारों को, अपने स्टाइल को, अपनी अप्रोच को एक बड़े दायरे में से निकालते हो। सो यहाँ पे काउंसलर का दायरा क्या है, उसके पास डायरेक्टिव टेक्निक्स भी हैं, उसके पास नॉन डायरेक्टिव ढंग भी हैं काउंसलिंग देने के। तो इन दोनों ढंगों में से वो अपना एक मिक्स्ड ढंग निकालता है, वो एक्लेक्टिक अप्रोच है। तो एक मिक्स्ड पाथवे पे चलता है, मिडिल पोजीशन ले लेता है, तो उसको हम एक्लेक्टिक वे बोलते हैं। इसमें काउंसलर को जहां लगता है कि हमें उसे इंडिविजुअल को सेल्फ एक्सप्रेस करने देना चाहिए तो वो नॉन डायरेक्टिव हो जाता है। जहां पे उसको लगता है कि नहीं इंडिविजुअल की फीलिंग्स बहुत नेगेटिव जा रही हैं एंड ही शुड बी स्टॉप्ड फ्रॉम हिज नेगेटिव फीलिंग्स, वहां पे उसको वो डायरेक्टिव ढंग जो है काउंसलिंग का, डायरेक्टिव अप्रोच फॉलो कर लेता है। अब इसमें क्या है स्टेप्स, पहले काउंसलर ने प्रॉब्लम जो है उसको डायग्नोस करना है, उसका कॉज क्या है, फिर एनालाइज करना है प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम जो है देखिए कहाँ से आ रही है और किस तरह की प्रॉब्लम है। ठीक है, कॉज का मतलब देखिए अगेन बैकग्राउंड का आपने देखिए स्टडी करना ही है, चाहे डायरेक्टिव है चाहे नॉन डायरेक्टिव है, डाटा तो आपको चाहिए ही है। डायरेक्टिव में आप खुद से डाटा इकट्ठा करते हो, नॉन डायरेक्टिव में इंडिविजुअल आपको अपना डाटा बताता है। एक्लेक्टिक में आप कोई भी ढंग यूज कर सकते हो ताकि इंडिविजुअल का बैकग्राउंड आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और जब वो आके आपको प्रॉब्लम बताए आप उस बैकग्राउंड में से उसका कॉज निकाल पाओ। ठीक है, तो आपने कॉज ढूंढ लिया, अब आप एनालाइज करो प्रॉब्लम को। एक तरफ आपके पास डाटा है सारा इंडिविजुअल का, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सोशो इकोनॉमिक, जहां से भी वो आ रहा है उसकी सिचुएशंस आपके पास हैं, उसका डाटा आपके पास है। उसके आधार के ऊपर आप उसकी प्रॉब्लम का विश्लेषण करेंगे कि वो प्रॉब्लम क्या है और किस ढंग की प्रॉब्लम है, किस तरह की, एजुकेशनल है, वोकेशनल है, पर्सनल एरिया में से आ रही है प्रॉब्लम, किस एरिया में से आ रही है, तो आप एनालाइज कर लोगे। अब आप एक टेंटेटिव प्लान बनाओगे विद द हेल्प ऑफ द काउंसलिंग। जहां पे जरूरत है आपको कि काउंसलिंग आपको लगता है खुद प्लान नहीं कर सकता, जिन एस्पेक्ट्स को लेके वो प्लान खुद आप बनाओगे। जहां पे आपको लगता है कि काउंसलिंग की हम
इसमें राय लें, ओपिनियन लें, उसको हम फ्री विल दें प्लान बनाने में, वहाँ पे आप काउंसलिंग को प्लान बनाने दोगे। सो एक मिक्स्ड ढंग से एक प्लान बनेगा जिससे उस समस्या को हम सॉल्व कर सकते हैं। और हमने एक इफेक्टिव इन्वायरमेंट जो है, इफेक्टिव हालात जनरेट करने हैं जिसमें दोनों अप्रोचेस की हेल्प से हम काउंसलिंग की जो प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर पाए। इंटरव्यू की टेक्निक और क्लाइंट को बार बार मोटिवेट और स्टिमुलेट करना है ताकि वो अपनी रिसोर्सेज जनरेट कर पाए, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाए और खुद एडजस्टमेंट के ढंग जो हैं वो अपना पाए। सो बेसिकली इसमें भी, एक्लेक्टिक में भी कहीं ना कहीं हम उसको सेल्फ हेल्प के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बाकी नेक्स्ट इसमें है कि प्रॉब्लम जो है उसको हैंडल करना है। जो भी क्लाइंट की प्रॉब्लम है किसी भी एरिया में से वो प्रॉब्लम हो सकती है और उसको इसकी हैंडलिंग हमने करवानी है, चाहे वो हम डायरेक्टिव ढंग से कराएं चाहे नॉन डायरेक्टिव से, प्रॉब्लम हैंडलिंग करवानी है और हमें उसे एडजस्टमेंट के लिए प्रिपेयर करना है। ये पॉइंट्स को आप एक एक लाइन में जैसे मैंने बताया वैसे एक्सप्लेन जरूर कर दोगे तो ही इन पॉइंट्स का फायदा होगा कि स्टेप्स क्या हैं। उसके बाद आ जाते हैं जनरलाइजेशंस या अजम्पशंस भी हैं इसकी ये। इसमें अब देखिए क्या है, पैसिव मेथड्स, मतलब कोशिश हमने क्या करनी है कि कम से कम डायरेक्टिव अप्रोच करें, क्योंकि डायरेक्टिव में काउंसलर का एक्टिव रोल है और काउंसलिंग का पैसिव रोल है। तो हमने पैसिव रोल जो है वो काउंसलर का रखना है, कोशिश ये करनी है। और जहाँ पे ज़रूरत पड़े कि इंडिविजुअल हमें लग रहा है नेगेटिव फीलिंग्स की तरफ जा रहा है, वहाँ पे एक्टिव रोल काउंसलर का हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्टिव में देखिए एक्टिव रोल काउंसलर का होता है और नॉन डायरेक्टिव में पैसिव रोल होता है काउंसलर का। तो हमने ये कोशिश करनी है कि पैसिव रोल पे ही हम रहें और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ एक्टिव रोल अपना लें। और उसमें हम जब भी क्लाइंट अपनी स्टोरी बता रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, स्पेशली उस वक्त हमने बिल्कुल ही पैसिव हो जाना है और उसको फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस करने देना है। काउंसलिंग यहाँ पे भी क्लाइंट सेंटर्ड ही रहेगी, चाहे डायरेक्टिव अप्रोच है चाहे नॉन डायरेक्टिव अप्रोच आप यूज कर रहे हो। एक्लेक्टिक में हमने रहना क्लाइंट सेंटर्ड ही है। और ये अच्छा रहेगा कि क्लाइंट को हम अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को नॉन डायरेक्टिवली ही एक्सप्रेस करे और नॉन डायरेक्टिवली ही सॉल्व करे। जहाँ पे वो अनेबल है अपनी क्लाइंट जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ पे हम एक्टिव रोल जो है वो प्ले करेंगे डायरेक्टिव और थेरेप्यूटिक हो जाएंगे। जहाँ पे हमें लगता है कि क्लाइंट खुद नहीं कर पा रहा, वहाँ पे हम थेरेप्यूटिक रोल जो है वो कर पाएंगे और पैसिव मेथड्स हम वहाँ पे छोड़ सकते हैं, एक्टिव मेथड्स ले सकते हैं। नेक्स्ट आपने इसमें ये भी ध्यान देखना है कि डायरेक्टिव मेथड्स जो हैं वो जनरली हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे मैल एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, सो दे आर यूजुअली इंडिकेटेड इन सिचुएशंस वेयर देयर इज मैल एडजस्टमेंट। मैंने वही आपको भी पहले भी बताया कि जहाँ पे हमें लग रहा है क्लाइंट की फीलिंग्स नेगेटिव जा रही हैं, वहाँ पे हम उसको डायरेक्टिव मेथड्स जो हैं वो यूज़ कर लेंगे और जो है एक्टिव रोल ऑफ द काउंसलर हो जाएगा। अब कुछ ना कुछ देखिए डायरेक्टिव रोल, कुछ ना कुछ तो डायरेक्टिव अप्रोच हमें यूज़ करनी ही पड़ेगी, वो अनएवॉइडेबल है, इनएविटेबल है हर एक तरह की काउंसलिंग में, चाहे वो इवन नॉन डायरेक्टिव थी, पर कहीं ना कहीं डायरेक्शन जो है वो देनी ही पड़ेगी काउंसलर को। इसीलिए इंडिविजुअल आपके पास आया है, देखिए क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा। तो at some point of giving counseling, whether it is the directive approach, whether it is the indirective approach या eclectic approach है, कुछ परसेंटेज डायरेक्शंस जो हैं वो काउंसलर को देनी ही पड़ेंगी। क्योंकि अगर काउंसलर इतना ही सेल्फ सफिशिएंट है तो उसको आपके पास आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो थोड़ा सा एलिमेंट जो है डायरेक्टिवनेस का वो आ जाएगा एक्लेक्टिक काउंसलिंग में भी। इसके बाद आप इसकी लिमिटेशंस कर सकते हो। एंड विद दिस वी have discussed the unit 4A part, directive, non-directive and eclectic approaches. You can go into further details of this topic, you can consult net, and if you find some more material you can discuss. If there are problems, you send me the problems and I'll help you solve those problems. Thank you so much for your patient hearing.